हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आपका वेलकम है आपके इस चैनल सीनियर साइंस के अंदर। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डीएनए माइक्रो इंजेक्टिंग इन एग। तो फिशेस के अंदर हमने जब इस चीज़ का डिस्कशन किया कि फिश के अंदर जो अलग लेवल के ऊपर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक टेक्निकली मेहनत की जा रही है, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो जो टेक्निकल मेहनत है उसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर हमारा 6 रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम जो डीएनए माइक्रो इंजेक्टिंग इनटू एग, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन इन एग, ये क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले तो देखो इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है। सबसे पहले एक एग को सेलेक्ट किया जाएगा। मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले एक एग को सेलेक्ट किया जाएगा। जो एग होगा उसको एक माइक्रो पिपेट के थ्रू इमोबिलाइज कर लिया जाएगा। इमोबिलाइज कर लिया जाएगा। अच्छा, इमोबिलाइज करने के पीछे जो रीजन है वो क्या रहने वाला है? इमोबिलाइज तो कर लिया जाएगा इसको। इमोबिलाइज करने के पीछे जो रीजन है क्या रहने वाला है? जो इमोबिलाइज करने के पीछे रीजन है मेनली ये रहेगा कि ये हिले नहीं, नो मूवमेंट, जीरो मूवमेंट हो जाए इसकी, नो मूवमेंट। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा काम क्या रहेगा इसके अंदर? जब हम जो डिजायर्ड टाइप ऑफ डीएनए है ना, डिजायर्ड टाइप ऑफ डीएनए है वो ऐड कर देंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखने वाली बात ये है, फर्टिलाइजेशन के बाद एंड बिफोर मीटिंग ऑफ न्यूक्लियस, बिफोर मीटिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मिलने से पहले, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिफोर मीटिंग ऑफ न्यूक्लियस। देखो दो गैमेट मिल चुके हैं बट उनके न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, तब उनके अंदर हम डिजायर्ड टाइप के डीएनए है या फ्रेगमेंट है उनको हम इंसर्ट कर देंगे। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मेंडेलियन प्रोसेस भी बोली जाती है, इसको मेंडेलियन प्रोसेस भी इसको बोली जाती है, जिसके थ्रू हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इस टेक्निक के थ्रू वेरियस एनिमल्स को तैयार किया जाता है, जैसे कि माइस, ठीक है, और जैसे कि पिग, जैसे कि गॉट, ठीक है, और काऊ। बहुत सारे एनिमल हैं जिनको इसी प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। अब इनके लिए जब हम इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी भी क्रोमोसोम पार्ट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सेलेक्टेबल मार्कर या फिर कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें उस कैरियर की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास कैरियर कौन है? सबसे पहली बात तो ये आती है। देखो वैसे तो कैरियर बहुत सारे हैं जब हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंदर इनको डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे जो कैरियर है, बहुत सारे वायरसेस भी कैरियर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे वायरसेस हैं जो कैरियर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेट्रो वायरस, जिसकी मैं बात करूँ, रेट्रो वायरस, ठीक है, बोविन वायरस हो जाएगा रेट्रो वायरस के अलावा, वो बोविन वायरस, ठीक है, और इसके अलावा वैक्सीनिया वायरस, ठीक है, वैक्सीनिया वायरस, और इसके अलावा अडीनो एसोसिएट वायरस और पैपिलोमा वायरस। इनको ना यूज किया जाता है, इन सभी वायरसेस को यूज किया जाता है एज आ रिसेप्टर। जब ये रिसीव कर लेते हैं फिर ये ट्रांसफर कर देते हैं। जब ये रिसीव कर लेंगे तो उसको टारगेट साइट के ऊपर पहुंचा के उसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो उसको ट्रांसफर करने का काम भी इसका ही है। ऐसा ही देखो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला के अंदर हमें देखने को मिलता है। ड्रोसोफिला का थोड़ा सा डिस्कशन इसके अंदर किया गया है। ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है जो पी टाइप का जीन है, पी जीन ड्रोसोफिला के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको ट्रांसपोसोम्स बोला जाएगा। ट्रांसपोसोम बोला जाता है,
ठीक है। पी जीन ट्रांसफर इन ड्रोसोफिला इज नोन एज ट्रांसपोसोम्स, ट्रांसपोसोम्स इसको बोला गया है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें, क्या स्टार्टिंग से ही हमारे पास जो रिसेप्टर है उनका यूज़ होता आया है, तो वो रिसेप्टर कौन कौन से रहे? वैसे तो हमारे पास इनके अलावा भी जो रिसेप्टर रहे हैं वो फॉरेन रिसेप्टर रहे हैं, फॉरेन रिसेप्टर रहे। फॉरेन रिसेप्टर की सबसे बड़ी कमी क्या रही, इनके अंदर फॉल्ट क्या रहा? फॉरेन रिसेप्टर के अंदर फॉरेन रिसेप्टर के अंदर हमें ये देखने को मिला कि जो फॉरेन टाइप के रिसेप्टर थे उनके अंदर जो डीएनए था ना, डीएनए को वो टारगेट साइट के ऊपर नहीं पहुंचाते थे, डीएनए को वो टारगेट साइट के ऊपर नहीं पहुंचाते थे, ठीक है, विदाउट रिप्लेसिंग द डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को रिप्लेस किए बिना भी वो टारगेट साइट पे नहीं पहुंचाते थे, या उसको रिप्लेस करके भी वो टारगेट साइट पे नहीं पहुंचाते थे। तो ये सबसे बड़ी पजलिंग कहानी थी। तो इसके लिए जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए या टारगेट साइट के ऊपर पहुंचाने के लिए जिस प्लाज्मिड या फिर वेक्टर का यूज़ किया जाता था, कैरियर का जिसका यूज़ किया जाता था, वो किस किस के होते थे? कैरियर हमेशा जो देखने को मिलते थे, एक तो कैरियर जो टाइप के थे वो थे बैक्टीरियल, ठीक है, या फिर ईस्ट। ये दो कैरियर हमें देखने को मिलते थे, एक तो बैक्टीरिया वाला कैरियर और एक ईस्ट वाला कैरियर, ठीक है, जो कि टारगेट साइट कैरियर बोले गए, इनको टारगेट साइट के ऊपर पहुंचाना, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए 1984 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, ओलिवर स्मिथिस ने क्या किया? ओलिवर स्मिथिस ने जो इंसानों के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बी ग्लोबिन जीन होता है ना, इसको सबसे पहले ट्रांसफर किया था एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग के अंदर, ठीक है। इसको सबसे पहले इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग के अंदर, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जब इन्होंने ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जब इन्वॉल्व हुई, तो इसके पीछे कन्वेनिएंट क्या क्या थे? उन कन्वेनिएंट को यहाँ पे हम अब देखने वाले हैं कि जो ओलिवर स्मिथिस ने ह्यूमन बींग के अंदर जिस जीन का ट्रांसफ़र किया, तो उसके लिए जो प्रोसेस रही, उसके अंदर कन्वेनिएंट क्या क्या रहे, उसके लिए वो प्रोसेस इतनी कन्वेनिएंट क्यों रही, उसके पीछे रीज़न क्या रहा? तो देखो, सबसे पहले उसके पीछे जो रीज़न रहा, सबसे पहला रीज़न है कि प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस एट टारगेट साइट के ऊपर जो होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस उनको देखने को मिली, तो उसको इन चीज़ का फ़ायदा मिल गया। यहाँ पे दूसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेक्टर कैरिंग फॉरेन जीन, जो उन्होंने फॉरेन जिन वेक्टर ने कैरी कर रखा था उनको इन्वॉल्व कर दिया, कुछ उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रही इसके अंदर। और इसके अलावा अगर देखा जाए, यूज ऑफ मार्कर जीन टू सेलेक्ट सेल ट्रांसफेक्टेड विद ट्रांसफर्ड जीन एट द टारगेट साइट। तो उन्होंने मार्कर जीन को सिलेक्ट किया कि जो ट्रांसफेक्टेड साइट के ऊपर जो एक ट्रांसफर्ड करेगा ना जीन, वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट साइट के ऊपर ही ट्रांसफर करेगा। तो फॉरेन जीन का यहाँ पे ये भी फायदा मिल गया। तीसरा, अगर डिस्कस कर लिया है हमने, तो आगे चलें तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा कि किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है सेल का, मेथड क्या क्या रहेंगे इसके लिए। सबसे पहला देखो, बाय असाइनिंग एक्टिविटी ऑफ हाइपोजेंथिन फॉस्फोराइबोसोल राइबोसोम ट्रांसफर HPRT, इस एंजाइम का यूज करके सेल को सिलेक्ट किया जाता है। HPRT एंजाइम का यूज करके सिलेक्ट किया जाएगा सेल को। बाय यूजिंग मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मार्कर जीन का फायदा ये मिलता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR भी ऐसी ही रिएक्शन है जिससे ये जो DNA माइक्रो इंजेक्टिंग टेक्निक है पॉसिबल हो पाई PCR की हेल्प से। अच्छा, इसके अलावा अगर देखने वाली बात हमारे पास कुछ है, तो इस प्रोसेस से, माइक्रो इंजेक्टिंग टेक्निक से ना, जो काइमेरिक माइस है, काइमेरिक
माइस है वो तैयार किए जाते हैं, काइमेरिक माइस क्या हो रेडी कर दिया जाता है, तैयार किया जाता है इसी टेक्निक के थ्रू। इसी टेक्निक से काइमेरिक माइस को तैयार किया जाता है। तो ये हमारी माइक्रो इंजेक्टिंग टेक्निक रहेगी, डीएनए माइक्रो इंजेक्टिंग टेक्निक। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।